my name is Shivam Singh. I welcome you all on my YouTube channel UPSC Feed. आज एक बड़ा अपडेट है regarding India's Vice President. So he has resigned from his post due to citing of the health reason and submitted resignation to President. And it is the constitutional mandate because when Vice President resigned from his post and submitted resignation to the President, it is the mandate of Constitution. सो बिफोर मूविंग अहेड यूपीएससी फीड के टेलीग्राम चैनल्स को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, यही लिंक है. एंड टुडे आई एम स्टार्टिंग एंड विल क्रिएट ए पॉलिटी सिंप्लीफाइड सीरीज वेयर वी विल एनालाइज every political related article as per the exam point of view. So at the end of the video we will analyze the PYQ. We will analyze the PYQ based on the Rajya Sabha chairman that was asked by UPSC in its various examination. So let's analyze. और आगे बढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, जगदीप धनखड़ साहब के बारे में थोड़ा एक ब्रीफिंग जान लेते हैं. तो जगदीप धनखड़ जो है इंडिया के 14th वाइस प्रेसिडेंट थे. इससे पहले जो है एम वेंकैया नायडू थे. ठीक है, इससे पहले एम वेंकैया नायडू थे. तो जो राज्यसभा जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो राज्यसभा का एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होता है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन. और प्रेसिडेंट के बाद जो है सेकेंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी इंडिया में वाइस प्रेसिडेंट्स की होती है. ठीक, वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ साहब ने अपने ऑफिस को जो है 11 अगस्त 2022 को जो है इन्होंने ऑफिस अपने एज ए ऑफिशियल पर्सन जो है इन्होंने डेजिग्नेट किए गए थे. और इसके बाद एनडीए आप लोग जानते ही हैं, एनडीए के अलायंस के सपोर्ट से इन्होंने जो है वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीता था. सो बिफोर वाइस प्रेसिडेंट ये गवर्नर थे वेस्ट बंगाल के, 2019 से 2022 में गवर्नर भी थे. उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट भी थे, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली से भी ये इलेक्टेड भी हुए थे. सो हुआ क्या था कि 21 जुलाई 2025 को जगदीप धनखड़ साहब ने वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पोस्ट से रिजाइन करते हैं. क्यों? रीजन क्या रहता है? सीरियस हेल्थ रीजन, है ना. और इन्होंने ये जो है रेजिग्नेशन द्रौपदी मुर्मू जी को इन्होंने सबमिट कर दिया हुआ है. और यहाँ पे जो है आर्टिकल 67A जो है इन्वोक हो जाता है, जो कि वाइस प्रेसिडेंट को मैंडेट करता है कि वो अपने पोस्ट से जो है वॉलंटरली जो है रिजाइन कर सकता है. तो क्या कुछ है आर्टिकल 67A में, कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है उसके बारे में हम देखेंगे. तो अब क्या करता है कि वाइस प्रेसिडेंट अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 67A वो क्या बोलता है, वो बोलता है कि वाइस प्रेसिडेंट जो है अपने ऑफिस से रिजाइन कर सकता है प्रेसिडेंट को एड्रेस करके. इट मीन्स कि उसका रेजिग्नेशन वॉलंटरी होना चाहिए, मतलब स्वैच्छिक होना चाहिए, खुद की इच्छा से होना चाहिए, रिटर्न दे और सबमिटेड डायरेक्टली टू द प्रेसिडेंट. मतलब किसको एड्रेस करना है? डायरेक्टली प्रेसिडेंट को एड्रेस करना है. जैसे ही प्रेसिडेंट को सबमिट होता है उसके बाद इमीडिएट इफेक्ट से जो है ये जो है रेजिग्नेशन इफेक्टिव मान लिया जाता है. और यहाँ पे आर्टिकल कौन सा इन्वोक होता है? आर्टिकल 67A. तो ये इंडिया की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई भी वाइस प्रेसिडेंट जो है अपने मिड टर्म में रिजाइन कर देता है. हालांकि रेजिग्नेशन इससे पहले 2 वाइस प्रेसिडेंट ने और किया हुआ था, लेकिन हेल्थ के रीजन से ये पहली बार जो है कोई भी वाइस प्रेसिडेंट जो अपने मिड टर्म में जो है रिजाइन कर देता है अपने पोस्ट से. तो हम क्या कर रहे हैं, वी आर एनालाइजिंग दिस पोस्ट एज पर द यूपीएससी एग्जामिनेशन. सो हम क्या करेंगे कि यूपीएससी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ें रेलिवेंट बन जाती हैं जो कि क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज है. तो हु परफॉर्म द वाइस प्रेसिडेंट ड्यूटी नाउ. देखो अब क्या हुआ कि वाइस प्रेसिडेंट ने अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया हुआ. तो अब जो है जिम्मेदारी किसके कंधे पे आएगी? कायदे से अगर बोला जाए तो यही बात होगी. तो देखो क्या होता है कि जब भी प्रेसिडेंट के केस में अगर मान लो डेथ, रेजिग्नेशन, डिसक्वालिफिकेशन और इम्पीचमेंट होता है तो वहाँ पे क्लॉज आ जाता है 6 मंथ का, है ना. वहाँ पे क्लॉज आ जाता है 6 मंथ के, मतलब कि इलेक्शन 6 मंथ के अंदर हो जाना चाहिए. बट अगर वाइस प्रेसिडेंट अगर कैजुअल वैकेंसी अकर हो जाती है, किसके वजह से? डेथ के वजह से, रेजिग्नेशन के वजह से, डिसक्वालिफिकेशंस के वजह से और रिमूवल के वजह से. अगर यहाँ से वाइस प्रेसिडेंट की जो है ऑफिस में वैकेंसी कैजुअल अकर होती है ड्यू टू दिस रीजन, तो यहाँ पे वो 6 मंथ वाला क्लॉज नहीं है. यहाँ पे क्लॉज में सिर्फ लिखा गया कि ASAP मतलब एज सुन एज पॉसिबल इलेक्शन करा देना चाहिए. ये एक प्रोविजन है. बट
तब तक के लिए जो है राज्यसभा के जो डेप्यूटी चेयरमैन है हरिवंश नारायण सिंह वो प्रिसाइड करेंगे हाउस को, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको दोनों चीज़ों में डिफरेंस जानना पड़ेगा। प्रेसिडेंट के केस में यू हैव टू नो अबाउट द 6 मंथ वाला क्लास, इन द रिगार्डिंग ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ASAP, सिर्फ एज सुन एज पॉसिबल, ठीक। अब इलेक्शन कब होगा, है ना। तो इन केस ऑफ द प्रेसिडेंट मैंने बोला कि 6 मंथ के अंदर इलेक्शन हो जाना चाहिए, लेकिन अगर वाइस प्रेसिडेंट के केस में वैकेंसी अकर हो जाए तो कोई फिक्स डेडलाइन नहीं है ना। यहाँ से यूपीएससी एक क्वेश्चन बनाने की पॉसिबिलिटीज है कि वाइस प्रेसिडेंट के केस में कोई फिक्स डेडलाइन नहीं है। ओनली रिक्वायरमेंट्स है इन द केस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट दैट विल बी द एज सुन एज पॉसिबल, ठीक, अगर पोस्ट जो है वैकेंट हो जाती है, ठीक। इसके बाद क्या करेगा इलेक्शन कमीशन, क्या करेगा शेड्यूल का अनाउंसमेंट करेगा, और ये पोल जो है मतलब इलेक्शन जो है दैट विल बी कंडक्टेड अंडर द प्रेसिडेंशियल एज वेल एज द वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट 1952, ठीक। अब यहाँ पे एक चीज़ और होगा कि बाई कन्वेंशन सपोज दैट जैसे आपके यहाँ इलेक्शंस हो रहे हैं, पंचायत का इलेक्शन ले या म्यूनिसपैलिटी का इलेक्शन ले, तो वहाँ पे एक रिटर्निंग ऑफिसर्स आता है ना। इलेक्शन कमीशन जो है रिटर्निंग ऑफिसर्स को डेजिग्नेट करता है, अपॉइंटेड करता है। तो सपोज दैट इफ एनी इलेक्शन इज बीइंग हेल्ड इन योर डिस्ट्रिक्ट, देन योर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट विल डेजिग्नेट एज द रिटर्निंग ऑफिसर। बट इन द केस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट, हेयर द रोल ऑफ सेक्रेटरी जनरल बिकम्स इम्पॉर्टेंट। तो अगर सपोज दैट पहले वाले जैसे एम वेंकैया नायडू के पहले मान लो लोकसभा को रिटर्निंग ऑफिसर एज ए वहाँ के सेक्रेटरी जनरल को डेजिग्नेट किया गया था, तो इस बार अगर मान लो कि जगदीप धनखड़ साहब के टाइम पे जो है रोटेशन आ जाएगा, वो बारी आ जाएगी राज्यसभा की। बट अगर राज्यसभा ने अपना रोटेशन वाला काम कंप्लीट कर लिया, देन इट विल बी गोज टू लोकसभा अगेन। तो यहाँ पे सेक्रेटरी जनरल ऑफ द ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट की अपॉइंटेड एज द रिटर्निंग ऑफिसर, ठीक। अब आगे चलते हैं कि हाउ लॉन्ग विल द न्यू वाइस प्रेसिडेंट। देखो प्रेसिडेंट के केस में क्या था कि अगर कैजुअल वैकेंसी वहाँ पे अकर हो गई थी, तो कोई भी अगर वाइस प्रेसिडेंट अगर स्टेप अप करता है उनके पोजीशन पे, तो वो क्या करेगा कि उनके समय को जो रिमाइंडर था खाली उतने टाइम्स को पूरा करेगा। बट इलेक्टेड कैंडिडेट विल सर्व अ फुल 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ एज्यूमिंग ऑफिस। ये आपको इंपॉर्टेंट चीज़ जो है धनखड़ के टेन्योर के बाद कि यहाँ पे कोई रिमाइंडर वाला पर्सन कोई जो अगर इलेक्ट होगा तो रिमाइंडर के लिए नहीं होगा, वो पूरा फुल 5 ईयर्स के लिए होगा, ठीक। अब यहाँ पे क्या होता है कि आर्टिकल 84 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट ऑल्सो टेल्स अबाउट कि पार्लियामेंट क्या कर सकते हैं कि एडिशनल एलिजिबिलिटी जो है वाइस प्रेसिडेंट के लिए ऐड कर सकती है, ठीक है ना, कि उनके जो है क्वालिफिकेशन में एडिशनल एलिजिबिलिटी क्या क्या होने चाहिए। सैलरी एंड अलाउंसेस की बात अगर करी जाए तो भाई सैलरी और अलाउंसेस इनको एज ए वाइस प्रेसिडेंट नहीं मिलेगी, ये मिलेगी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा के लिए मिलेगी, ठीक है ना, इन लॉ ऑफ द पार्लियामेंट। जो इनका एक्सपेंसेस होगा वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्ज किया जाएगा। कंडीशन ऑफ द सर्विस, वो सर्विस अल्टर्ड नहीं कर दी जाएगी। एक बार अगर अपॉइंटमेंट हो जाता है तो उनकी सर्विस को जो है अल्टर्ड नहीं किया जाएगा, ठीक। कंडीशन ऑफ सर्विस को जो है ये आपको इंपॉर्टेंट देखना पड़ेगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। क्वालिफिकेशन में फिर वही है, क्लॉज 35 ईयर्स का होना चाहिए, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, राज्यसभा का मेंबर्स बनने के लिए एलिजिबल्स होना चाहिए, और कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, ठीक। सो अगर इनके जो क्वालिफिकेशंस में क्या होना चाहिए कि 20 इलेक्टर्स एज ए राज्यसभा के केस में जो इनका क्वालिफिकेशंस है, यहाँ पे एक क्वालिफिकेशन इंपॉर्टेंट, नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, और इनको प्रपोज करने के लिए जो 20 सेकेंडर्स और 20 इलेक्टर्स एज ए प्रपोजर्स की ज़रूरत पड़ेगी। जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये क्वालिफिकेशंस में मैंने बता दिया था। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इनके इलेक्शंस में दोनों हाउस के जो है मेंबर्स पार्टिसिपेट करेंगे, इंक्लूडिंग लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा, प्लस नॉमिनेटेड मेंबर ऑल्सो पार्टिसिपेटेड। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्रेसिडेंट्स के इलेक्शंस में नहीं होगा, बट प्रेसिडेंट के रेजिग्नेशंस में होगा। प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में नहीं होगा, प्रेसिडेंट के रेजिग्नेशंस में होगा। बट राज्यसभा के केस में जब राज्यसभा के चेयरमैन का इलेक्शंस होगा तो वहाँ पे नॉमिनेटेड मेंबर भी पार्टिसिपेट्स करेंगे। यहाँ पे कोई स्टेट लेजिस्लेचर नहीं होगा और कोई स्टेट लेजिस्लेटिव मेंबर्स भी नहीं होगा, ठीक है ना। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट अपडेट। अब हमें क्या होना चाहिए कि मेथड्स क्या है। इनडायरेक्ट इलेक्शंस होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होगा, और हर एमपी की वैल्यू जो है एक कंसीडर की जाएगी। सीक्रेट बैलेट में भी होगा, सीक्रेट बैलेट में, ठीक है ना।
और मैंने बोला कि पार्लियामेंट जो है अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के में क्या कर सकता है कि पार्लियामेंट स्पेशल या कोई एक अलग से सर्कमस्टेंसेस क्या कर सकती है, ऐड कर सकती है। ठीक, अब जो है वाइस प्रेसिडेंट क्या होगा कि भाई कास्टिंग वोट कर सकता है, ठीक है ना, सॉरी राज्यसभा का जो चेयरमैन होगा वो कास्टिंग वोट करेगा, लेकिन अपन जब उसके रिमूवल या उसके इम्पीचमेंट की बात अगर हाउस में करी जा रही होगी तो उस टाइम पे वो जो है उस पर्टिकुलर इम्पीचमेंट वाले प्रोसीजर्स पे वोट नहीं कर सकता है, ठीक है ना। ये आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी चाहिए, ठीक है। तो कैजुअल वैकेंसी कैसे अकर करेगी, तो कैजुअल वैकेंसी अकर्स करेगी, याद रखना है हमें, डेथ, रेजिग्नेशन, ठीक, डिसक्वालिफिकेशन और उसके बाद रिमूवल, ठीक है। ये यहाँ पे अगर मान लो जो है वैकेंसीज अकर्स हो रही है तो क्या करेगा, इन सारे केस में हमें याद रखना है कि डेप्यूटी चेयरमैन परफॉर्म करेगा, प्रिसाइड करेगा, सॉरी, है ना। कहाँ पे, इन कैपेसिटी ऑफ द राज्यसभा, इन सच सिचुएशन। अच्छा, एक ऐसी सिचुएशन आ जाए जहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट दोनों, एक ऐसी सिचुएशन अकर्स हो जाए जहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट दोनों की सीट क्या होगी, वैकेंट हो जाए, दोनों की सीट अगर वैकेंट हो जाए तो उस केस में आपको याद होना चाहिए कि उस केस में सीजेआई विल बिकम द प्रेसिडेंट, सीजेआई क्या होगा, प्रेसिडेंट बनेगा, ठीक। दिस इज एन इंपॉर्टेंट अपडेट। अब उसके बाद क्या होगा कि वाइस प्रेसिडेंट का रोल क्या होता है। पहली बात देखो, एक्स ऑफिसियो चेयरमैन किसका होगा, राज्यसभा का होगा, और वाइस प्रेसिडेंट इज द नॉट मेंबर ऑफ द राज्यसभा, पहली बात हमें ये याद रखना है। लेकिन मैंने वही बताया कि उसके पास एक कास्टिंग वोट रहता है और वो कास्टिंग वोट अपने वाले रिमूवल के टाइम पे वो अपना वोट नहीं दे सकता है, ठीक है ना। ही कैन ओनली वोट व्हेन देयर इज अ टाई, ठीक। और उसके बाद ये कहाँ से लिया गया है, ये यूएसए के प्रोविजन से लिया हुआ गया है, ठीक है ना। अच्छा, वाइस प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट तब बनेगा इन केस ऑफ अगर प्रेसिडेंट के ऑफिस में कैजुअल वैकेंसी अकर्स हो रही है, डेथ, फिर वही बात, डेथ, रेजिग्नेशन, डिसक्वालिफिकेशन और रिमूवल यहाँ नहीं बोला जाएगा, यहाँ पे बोला जाएगा इम्पीचमेंट, ठीक है ना। अगर प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट हो जाएगा तो रिमाइंडर पीरियड के लिए 6 महीने के लिए जो है क्या बोलते हैं कि जो 6 महीने तो जो है उनका उसमें इलेक्शंस करा जाएगा, लेकिन ये जो कैजुअल वैकेंसी अकर्स हो रही है इस कैजुअल वैकेंसी के वजह से जो है वाइस प्रेसिडेंट क्या करेगा, ऑफिशिएट करेगा, ठीक है ना, प्रेसिडेंट के हाउस में। सो लेट्स एनालाइज द PYQ, व्हाट इज आस्क्ड इन द वेरियस एग्जामिनेशन। पहला क्वेश्चन है, हु एमंग द फॉलोइंग डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया व्हेन द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट आर वैकेंट। अभी मैंने जस्ट कुछ देर पहले बताया था कि अगर वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट दोनों वैकेंट कर दे अपने पोजीशन पे तो उस केस में क्या हो जाए कि सीजेआई विल, है ना, बिकम द प्रेसिडेंट, नॉट द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। ये इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पे ध्यान देनी पड़ेगी कि डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा विल नॉट ऑफिशिएट, ओनली सीजेआई विल ऑफिशिएट। सेकंड क्वेश्चन क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग शैल प्रिसाइड ओवर द ज्वाइंट सिटिंग, ठीक है ना, ऑफ द 2 हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। देखो ज्वाइंट सिटिंग का प्रोसीजर ये है कि समन करेगा प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के नाम से समन होगा, पर प्रिसाइड कौन करेगा, लोकसभा का स्पीकर, ठीक। अगर मान लो दोनों हाउस, लोकसभा एंड राज्यसभा, दोनों हाउस अगर मान लो बैठे हैं तो उन दोनों हाउस में राज्यसभा का चेयरमैन नहीं प्रिसाइड करेगा, लोकसभा का जो है स्पीकर, लोकसभा का जो स्पीकर्स होगा वो दोनों हाउस के ज्वाइंट सिटिंग को क्या करेगा, प्रिसाइड करेगा। थर्ड क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज डायरेक्टली आस्क्ड ऑन द डेप्यूटी चेयरमैन एज वेल एज ए चेयरमैन। अब हम क्या करते हैं कि इसको पहले पढ़ते हैं। द चेयरमैन एंड द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा आर नॉट द मेंबर ऑफ द हाउस। पहली बात देखो, चेयरमैन की जो है एक इंपॉर्टेंट है कि चेयरमैन राज्यसभा का वही होगा जो कि राज्यसभा का मेंबर्स बनने के लिए एलिजिबल हो, इतना हमें क्वालिफिकेशंस बताएं, ठीक है ना। तो ही विल नॉट द मेंबर ऑफ द राज्यसभा, बट डेप्यूटी चेयरमैन के लिए क्या है, मैंने कंडीशन बताई नहीं, डेप्यूटी चेयरमैन विल बी एमंग द मेंबर ऑफ द राज्यसभा। तो जो डेप्यूटी चेयरमैन होगा वो वही मेंबर्स होगा जो राज्यसभा के मेंबर से इलेक्ट किए गए हों, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जा रहा है। सेकंड ऑप्शन क्या बोल रहा है, वाइल द नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द 2 हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट हैव नो वोटिंग राइट इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। हाँ, मैंने क्लियर बताया कि नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, बट दे विल पार्टिसिपेट एज अ मेंबर्स इन अ रेजिग्नेशन,
ठीक है ना। अगर प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट किया जा रहा है तो वहाँ पे नॉमिनेटेड मेंबर्स आएंगे। लेकिन क्वेश्चन हियर क्या हुआ है कि यहाँ पे क्या हुआ, वाइल द नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द टू हाउस ऑफ द पार्लियामेंट हैव नो वोटिंग राइट इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, दे हैव द राइट टू वोट इन द इलेक्शंस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। एग्जैक्टली, है ना। यहाँ पे रहेगा कि नॉमिनेटेड जो मेंबर्स होगा वो जो है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, बट प्रेसिडेंट के इलेक्शन पे पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो ऑप्शन सेकंड विल बी द राइट। ठीक, तो वाइस प्रेसिडेंट क्या होता है, पहली बात हमें याद रखना है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। ठीक, ही इज नॉट मेंबर ऑफ द राज्यसभा, बट लेकिन डेप्यूटी चेयरमैन आर एमंग द पर्सन ऑफ द राज्यसभा, सो ही इज द मेंबर ऑफ द राज्यसभा। इट इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो लेट्स प्रोसीड, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। When Vice President act as a President of India, he ceases to perform the function of। सही बात है कि अगर वाइस प्रेसिडेंट को स्टेप अप कर दिया जाए प्रेसिडेंट के पोजीशन पे, तो जो राज्यसभा का जो कार्यवाही होगी वो क्या करेगा, वो नहीं करेगा, क्योंकि अब वो एलिवेट हो गई अपने पोजीशन पे। तो ऑप्शन ये सही है। उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन प्रमलगेट ऑर्डिनेंस एट एनी टाइम एक्सेप्ट व्हेन बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट आर इन सेशन। देखो यहाँ पे एक्सेप्ट का मतलब है कि हाउस इज नॉट इन सेशन, है ना। यहाँ पे वर्ड का गेम है। तो सही बात है कि प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस को अंडर आर्टिकल 123 प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस को तभी प्रमलगेट करेगा जब दोनों हाउस क्या हो, सेशन में नहीं हो। जैसे मान लो कोविड का टाइम है, हमें डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट पे कोई बिल पास करनी हो, ठीक, मान लो डॉक्टरों की सेफ्टी से रिलेटेड जो चीज़ हो, है ना, कोविड को मान लो एज ए डिजास्टर हमें डिक्लेयर कराना हो, तो उस टाइम पे क्या होगा कि हाउस दोनों सेशन में नहीं है, बट प्रेसिडेंट विल प्रमलगेट द ऑर्डिनेंस। ठीक है ना। फिर बाद में जब असेंबली मिलेगी तो 6 महीने 6 वीक के अंदर जो है वो जो है क्या नाम से इसको फाइनल जो है उसमें अमल में लाना पड़ेगा। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करेगा, ऑर्डिनेंस को प्रमलगेट करना पड़ेगा। ठीक, अच्छा, मनी बिल, एक क्वेश्चन है मनी बिल के ऊपर, मैंने बीच में डाल दिया। मनी बिल भाई किस में इंट्रोड्यूस होगा, मनी बिल होगा, देखो पैसे से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो वो डायरेक्ट जनता को अफेक्ट करती है, कॉमन पर्सन को अफेक्ट करती है, और कॉमन पर्सन के चुने हुए प्रतिनिधि डायरेक्टली कहाँ पे बैठते हैं, लोकसभा के अंदर, तो ओनली हाउस ऑफ द पीपल। ठीक, अब आगे क्वेश्चन में क्वेश्चन है फिर वाइस प्रेसिडेंट एंड चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। देखो इनके ऊपर क्वेश्चन है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मे बी यूपीएससी विल फ्रेम अ क्वेश्चन, क्योंकि अभी जो है इन्होंने रेजिग्नेशन के चलते हो सकता है 1-2 क्वेश्चन वापस से क्रिएट हो सकते हैं। तो देखते हैं, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा प्रिसाइड ओवर द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस, बट एज द वाइस प्रेसिडेंट एज सच नो फंक्शन हैव बीन असाइन टू हिम इन द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जितने सारे आर्टिकल्स के जो प्रोविजंस लागू होते हैं वो एज ए राज्यसभा के चेयरमैन के रूप में लागू होते हैं, कहीं पे ये डेडिकेटेड नहीं है कि वाइस प्रेसिडेंट। तो ऑप्शन विल जो ये ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। पर सेकेंड वाला ऑप्शन जो है, while acting as the president of India, the vice president shall not perform the duties of the chairman of the राज्यसभा। मैंने अभी बताया था कि अगर उसके पोजीशन को स्टेप अप कर दिया जाएगा, एलिवेट कर दिया जाएगा, तो जो वाइस प्रेसिडेंट होगा वो जो है राज्यसभा के चेयरमैन को डेडिकेट उनकी ड्यूटी को परफॉर्म नहीं करेगा, वो एज ए प्रेसिडेंशियल कामकाज को देखेगा। तो बोथ ऑप्शन ऑफ द करेक्ट हो। ठीक, उसके बाद प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट किस हाउस में इनिशिएट किया जा सकता है भाई, ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, किसी हाउस ऑफ पार्लियामेंट के अंदर जो है इनिशिएट किया जा सकता है। ठीक, अब इलेक्टोरल कॉलेज पे क्वेश्चन है। देखो इलेक्टोरल कॉलेज पे मैंने एक इंपॉर्टेंट अपडेट बताया था कि जब वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शंस आएंगे तो सारे एमपी ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, कोई स्टेट लेजिस्लेचर नहीं, ना कोई स्टेट लेजिस्लेटिव का मेंबर कोई पार्टिसिपेट करेगा नहीं करेगा, नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट करेगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द इलेक्शंस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक, वाइस प्रेसिडेंट का पूछा गया है। तो मेंबर्स ऑफ द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा, तो मेंबर्स ऑफ द बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। उसके बाद मनी बिल, मैंने बोला कि पैसे से रिलेटेड या बजट से रिलेटेड जिसमें पैसे के प्रोविजंस की बात हो गई है वो डायरेक्ट कॉमन पर्सन को अफेक्ट करेगा, और कॉमन पर्सन के चुने हुए प्रतिनिधि लोकसभा में आएंगे तो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा। ठीक, उसके बाद देखो रिमूवल का क्वेश्चन है वाइस प्रेसिडेंट, अभी मैंने बताया द रिजोल्यूशन ऑफ द रिमूविंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कैन बी मूव। देखो राज्यसभा के चेयरमैन का सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन होता है कि वही पर्सन को राज्यसभा का चेयरमैन इलेक्ट किया जाएगा जो कि राज्यसभा का मेंबर्स बनने के लिए एलिजिबल हो। तो अगर उसको हटाया जा रहा है उसकी अपनी पोस्ट से, है ना,
अगर उसको अपने पोस्ट से हटाया जा रहा है तो मोशन किस में प्रस्तुत होगा, कौन से हाउस में लाया जाएगा, ओनली राज्यसभा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ देखो ना कैसे रिलेट कर रहा हूँ मैं, चीज़ों को रिलेट करना सीखिए। फिर आगे चलना है, क्वेश्चन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे। देखो, अ पर्सन एबव द एज ऑफ 35 ईयर एलिजिबल, राइट। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एलिजिबल फॉर द, भाई इंडिया में री इलेक्शन के लिए एलिजिबल हो सकता है मोर देन वन टर्म, सही है। अ पर्सन इज नॉट एलिजिबल फॉर इलेक्शन एट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इफ द पर्सन होल्ड एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। एग्जैक्टली सही बात है कि अगर वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, देखो 3 से 4 चीज़ें जो है क्वालिफिकेशंस में हमने बताई थी। पहला, सिटीजन्स ऑफ इंडिया होना चाहिए, मिनिमम 35 ईयर्स का क्लॉज होना चाहिए, राज्यसभा का मेंबर्स बनने के लिए उसको एलिजिबल होना चाहिए, और उसके बाद जो है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे सारे ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज, फिर वही बताया मैंने, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में देखो कोई स्टेट लेजिस्लेचर नहीं, कोई स्टेट लेजिस्लेटिव मेंबर नहीं, नॉमिनेटेड पार्टिसिपेट करेगा, दोनों हाउस के मेंबर मतलब लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा, ये दोनों जो है क्या होंगे, इलेक्टोरल कॉलेज को कंप्लीट करेंगे। ठीक, तो ऑप्शन देखते हैं। मेंबर ऑफ राज्यसभा ओनली नहीं होगा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, मेंबर्स ऑफ द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक हो गया भाई, इलेक्टेड, इसमें सिर्फ इलेक्टेड है, यहाँ पे नॉमिनेटेड भी तो है, इसी वजह से यह ऑप्शन सही होगा। चलो आगे चलते हैं। द नेम ऑफ द कैंडिडेट फॉर द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मे बी प्रपोज बाई एनी 10 मेंबर ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज। ठीक, अच्छा, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। देखो, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड, सही बात है। पार्लियामेंट माई लॉ कैन कन्फर एनी फंक्शन, मैंने बोला आर्टिकल 84 में यह फंक्शन किया गया है कि पार्लियामेंट कोई भी स्पेशल एलिजिबिलिटी जो है इलेक्शंस के लिए ऐड कर दी जा सकती है। एक चीज़ और, पार्लियामेंट देखो रिगार्डिंग लेजिस्लेचर सुप्रीम बॉडी है, तो अगर कोई भी एडिशनल फंक्शन किसी भी अथॉरिटी पे कन्फर करना हो तो वो जो है उसके ऊपर कन्फर की जा सकती है, तो सही है यार ये ऑप्शन। अच्छा, इसमें क्या है, देखो थर्ड वाले ऑप्शन में, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट एंड ऑल मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। यहीं पे गलत है, यहीं पे गलत है। ठीक, तो ये ऑप्शन सही होगा। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल, मैंने कितनी बार बताया। ठीक है, अब देखो यार, मेंबर्स ऑफ द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक, अब री इलेक्शन का एक क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट। देखो री इलेक्शन का क्या है, ही इज नॉट एलिजिबल फॉर री इलेक्शन। भाई इंडिया में ऐसा कोई क्लॉज ही नहीं है, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा गलत। बाकी 35 वाला क्लॉज सही है। ही इज इलेक्टेड, देखो नॉमिनेटेड भी रहना चाहिए बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, और उसका टर्म्स क्या है, 5 ईयर्स का है। ठीक, तो पॉलिटी सिंप्लीफाइड की आज ये पहली सीरीज थी। तो अब इसके बाद पॉलिटिकल रिलेटेड कोई भी आर्टिकल्स आएगा, मैं उसको ऐसे ही एनालाइज करूंगा और पीवाईक्यू के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यू का बेनिफिट मिल सके। टिल देन आप यूपीएससी फीड के चैनल्स को सब्सक्राइब करिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, और ये इंपॉर्टेंट पीडीएफ भी मैं अपलोड कर दूंगा। और इसके बाद वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड मैंने 3 से 4 नए क्वेश्चन फ्रेम करके यूपीएससी फीड के टेलीग्राम चैनल पे मैंने अपलोड कर दिया हुआ है। ठीक, यूपीएससी फीड्स के टेलीग्राम चैनल पे मैंने अपलोड कर दिया हुआ है, जाके वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करिएगा और कमेंट्स करिएगा। ठीक, और आप वीडियो पे भी लाइक और सब्सक्राइब कमेंट्स कर दीजिएगा। टिल देन हम फिर अगले सीरीज में नई पॉलिटिकल इवेंट के साथ मिलेंगे। टिल देन थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।